हेलो, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स आ जाइए वापस थर्मोडायनेमिक की दुनिया में। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने जा रहा है, एंथैल्पी चेंज। यहाँ से हमको बहुत सारी एंथैल्पियाँ पढ़नी है पहले, तो सारी एंथैल्पी एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। एंथैल्पी चेंज मीन्स व्हाट, किसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं? तो फटाफट से दिमाग में आ गया होगा डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी। व्हाट इज रिएक्शन एंथैल्पी? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वो केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होके चेंज होके प्रोडक्ट में जाते हैं। तो रिएक्टेंट अकेले चेंज नहीं होते हैं, वो ड्यूरेशन में एनर्जी चेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी चेंजेस कैसे होंगे? तो वॉट एवर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और रिलीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे एंथैल्पी एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, दैट मीन द एंथैल्पी चेंज रिलेटिंग विद दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्शन एंथैल्पी। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो भी एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन एंथैल्पी बोलते हैं। और वो रिएक्शन एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एच। और यहाँ पे रिएक्शन के लिए छोटा सा आर। हम 11th में बहुत बार ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कोई भी एंथैल्पी हो उसको सिंबल डेल्टा एच लगा दो। फिर वो आयोनाइजेशन है तो छोटा सा आई। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो Eg। अगर वो डिसोसिएशन एंथैल्पी है तो D लगा देंगे। अगर वो लेटिस एंथैल्पी है तो हम U रख देंगे। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो उसका रिएक्शन एंथैल्पी तो डेल्टा एच ही होगा, लेकिन जो रिएक्शन का टाइप है वो आयोनाइजेशन है तो I डाल दिया, इलेक्ट्रॉन गेन है तो Eg डाल दिया, डिसोसिएशन है तो D डाल दिया, लेटिस एंथैल्पी है तो U डाल दिया, सॉल्यूशन एंथैल्पी है तो SOL लिख दिया। तो वैसे जैसा जैसा रिएक्शन वैसा वैसा सिंबल, बट कॉमन सिंबल इज हियर डेल्टा एच। तो ये जो रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, उसको कैलकुलेट कैसे करना होता है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग एंथैल्पी चेंज मुझे कैलकुलेट करना है तो रिएक्शन एंथैल्पी के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो समेशन ऑफ डेल्टा एच मतलब टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन है CH4 प्लस 2O2 गैस, मीथेन गैस, 2O2 गैस gives CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये वाली जो रिएक्शन है उसकी रिएक्शन एंथैल्पी मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट तो यहाँ पे रिएक्शन एंथैल्पी मतलब मोलर एंथैल्पी लेना है या फॉर्मेशन एंथैल्पी या कोई भी एंथैल्पी चेंज यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो सपोज फॉर्मेशन एंथैल्पी ले लिया तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 into
कोई भी एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी तो m भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ H2O, जो भी एंथैल्पी आपको क्वेश्चन में देते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन जो CO2 और H2O प्रोडक्ट की है माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ पे अगेन मैंने फॉर्मेशन लिया है तो मैं सबका फॉर्मेशन वो भी पर मोल ही आएगा। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन गैस प्लस फॉर्मेशन एंथैल्पी 2 इंटू ब्रैकेट फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, उसके रिलेटेड जो रिएक्शन एंथैल्पी है वो रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो समेशन ऑफ टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी चेंज, आगे बढ़ते हैं आप। एंथैल्पी चेंज इज वेरी यूजफुल क्वांटिटी। नॉलेज ऑफ दिस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन one needs to plan the heating or cooling required to maintain an industrial chemical reaction at constant pressure. It is also required to calculate temperature dependence of equilibrium constant, etc. Now standard enthalpy of reaction, standard, तो standard enthalpy of reaction, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या होता है वो समझते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए सिंबल क्या रहेगा, तो डेल्टा, मीटर को डेल्टा H ही होगा। यहाँ पे रिएक्शन जिस टाइप का है वो लिख सकते हैं, अभी कॉमन रिएक्शन के लिए मैंने R लिख दिया है, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड है तो ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट हम डालते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको नोट भी रीड कर लो। ये सुपरस्क्रिप्ट जैसे एक ज़ीरो जैसा बना के आपने यहाँ पे एक लाइन बना दी, तो कहीं पे भी एंथैल्पी के ऊपर ये सुपरस्क्रिप्ट लगा हुआ है तो इट मीन्स इट्स अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, तो कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन when all the participating substance are in their standard state। हवे वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, वही ये चेंज है, सॉरी, रिएक्शन एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कब बन सकती है। तो सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, तो कार्बन, ग्रेफाइट प्लस O2 गैस gives CO2 गैस। ये वाले रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं, जो भी प्रोडक्ट है, वो सारे अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, देन आफ्टर रिएक्शन कंडीशंस जो होते हैं वो भी स्टैंडर्डाइज होते हैं। जैसे प्रेशर 1 बार होगा, इन केमिस्ट्री प्रैक्टिस टेम्परेचर, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर केमिस्ट्री में 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली केमिकल रिएक्शंस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में लिखो तो 298 केल्विन टेम्परेचर है। 1 बार प्रेशर मेंटेन किया है तो 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करने के बाद जो रिएक्टेंट है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, तो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टैंडर्ड स्टेट of a substance at a specified temperature is its
प्योर फॉर्म एट 1 bar। तो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या? तो सपोज मैं अभी जिस जगह पे बैठी हूँ वहाँ पे प्रेशर 1 bar तो है ही है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, मतलब 298 केल्विन मैंने मैनेज कर लिया, तो ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन है। अभी इस रूम में ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजन कौन से स्टेट में अवेलेबल होगा? गैसियस स्टेट में अवेलेबल होगा। तो ऑक्सीजन के लिए इस कंडीशन पे स्टेबल स्टेट गैस है, तो इसीलिए ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म गैस होगा। अभी इस रूम में अगर मैंने वाटर रख दिया तो वाटर गैस नहीं होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होगा। तो इस रूम के अंदर अगर 1 bar प्रेशर है, 298 केल्विन टेम्परेचर मैंने मैनेज किया, वैसे भी एसी का टेम्परेचर अभी 25 ही है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लेके आऊँगी तो वो गैस होगा, वाटर लेके आऊँगी तो वो लिक्विड होगा, अगर सोडियम मेरे पास मेटल होगा तो वो सॉलिड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो भी गैस होगा। तो जो अपने स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, ये कंडीशन पे जो कंपाउंड का या एलिमेंट का स्टेबल स्टेट होता है उसे स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे O2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट में है, CO2 गैस ही है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर मैंने वाटर वेपर यहाँ पे गैस लिखा होता तो वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होता। तो यहाँ पे C ग्रेफाइट मैंने लिखना पड़ा, क्यों कि जो कार्बन है उसको एलोट्रॉप्स है। तो कार्बन के लिए 2 एलोट्रॉप है हमारे पास, कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट। तो कार्बन डायमंड भी होता है, कार्बन ग्रेफाइट भी होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में स्टेबल कौन सा एलोट्रॉप होता है? अब दोनों में से किसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाए? तो जो ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम है, फॉर्मेशन एंथैल्पी कार्बन ग्रेफाइट की कम है, तो डायमंड और ग्रेफाइट में स्टेबल कौन होगा? कार्बन ग्रेफाइट। ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आ सकते हैं। तो अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म है तो C डायमंड और C ग्रेफाइट में ग्रेफाइट इज अ स्टैंडर्ड स्टेट फॉर कार्बन। वैसे ही सल्फर की बात करें तो सल्फर के लिए रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, वो 2 एलोट्रॉप्स हैं। तो उसमें रोम्बिक सल्फर को हम स्टैंडर्ड सल्फर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम चेंज को मैंने लिख दिया होता कि C डायमंड लिख दिया होता, O2 गैस, CO2 गैस, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये वाले रिएक्शन के साथ रिलेटेड जो भी रिएक्शन एंथैल्पी होगा वो स्टैंडर्ड हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? कि रिएक्टेंट भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, प्रोडक्ट भी अपना स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और उस वक्त कंडीशन भी सारी स्टैंडर्ड्स 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 bar प्रेशर, वो मैनेज करना पड़ता है। तब जो चेंज इन रिएक्शन मतलब चेंज इन एंथैल्पी मेजर किया जाता है या रिएक्शन एंथैल्पी मिलता है, उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। चेंज तो इसके लिए भी मिलेगा लेकिन इसको हम स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें डायमंड स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज समझ में आ गया। तो सारी कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे एक बात फिर से सुन लो कि कार्बन में डायमंड स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट है, सल्फर में रोम्बिक सल्फर है, और जो एंथैल्पी है स्टैंडर्ड एलिमेंट के लिए, स्टैंडर्ड एलिमेंट के लिए जैसे एलिमेंट्री फॉर्म्स एल्यूमिनियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड, O2 गैस, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट बोलते हैं और स्टैंडर्ड एलिमेंट की एंथैल्पी ऑलवेज 0 होती है। तो ये भी नीट जी के क्वेश्चन है, जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है वो है। तो
एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट इज ऑलवेज 0, स्टैंडर्ड कंपाउंड की नहीं. जैसे CO2 इज नॉट एलिमेंट, CO2 इज कंपाउंड हियर. तो CO2 यहाँ पे भले स्टैंडर्ड स्टेट में है लेकिन कंपाउंड है, तो इसका एंथैल्पी 0 नहीं होगा. ये एलिमेंट है. एलिमेंट किसको बोलते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम. तो वो एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म है, ये एलिमेंट्री फॉर्म है. तो जो स्टैंडर्ड एलिमेंट होते हैं उसकी एंथैल्पी हम 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है, हमने नहीं बनाए हैं. चलो दूसरा टॉपिक आज है एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस. आज का दूसरा टॉपिक क्या है? एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस. ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस. तो एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले आएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो फ्यूजन मतलब क्या? तो मेल्टिंग. इसका सिंबल क्या होगा? तो डेल्टा H. अब फ्यूजन है तो छोटा सा फ्यूज डाल दो. अगर वो स्टैंडर्ड है तो सुपरस्क्रिप्ट लगा दो. तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन H2O सॉलिड मीन्स आइस. तो आइस से वो कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में. तो ये रिएक्शन कैसे होगा? तो सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा तो मेल्ट हो जाएगा, और उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी इधर, उसको फ्यूजन एंथैल्पी बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग वाला रिएक्शन है, और कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होके लिक्विड में जाता है. तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन और दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फ्यूजन. तो यहाँ पे H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड फ्यूज़न हो रहा है. तो उस ड्यूरेशन में आइस ने जो हीट एब्जॉर्ब करी, दैट टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड फ्यूजन एंथैल्पी. और स्टैंडर्ड फ्यूजन एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ आइस इट इज 6 किलोजूल पर मोल. 6 किलोजूल पर मोल. तो व्हाट इज फ्यूजन एंथैल्पी? तो द हीट चेंज that is accompanied when 1 mole of a solid substance undergoes melting in standard state is called standard enthalpy of fusion, or a molar enthalpy of fusion, because ये 1 mole के लिए है. and if process is reversed, अगर आपने रिवर्स कर लिया प्रोसेस, मतलब लिक्विड से आप सॉलिड में जा रहे हो, आइस से आप वाटर से आप आइस में कन्वर्ट हो रहे हो, देन इक्वल अमाउंट ऑफ इट इज़ गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग्स. तो यहाँ पे अगर लिक्विड से हम सॉलिड में जाएंगे तो हीट रिलीज होगा. तो कितना? तो जितना एब्जॉर्ब किया था उतना ही. तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो रिवर्स करोगे तो रिलीज करेगा. चलो सेकेंड, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो मन में फीलिंग आ गया. वेपराइजेशन प्रोसेस डेल्टा H वेपराइजेशन के लिए VAP, छोटा सा वेपर. अगर वो स्टैंडर्ड है तो सुपरस्क्रिप्ट डाल दो. तो वेपराइजेशन के लिए क्या बोल सकते हो? तो H2O लिक्विड, उसको गर्म करो तो H2O गैस हो जाएगा. तो लिक्विड को हीट सप्लाई करने से वो गैसियस फेज में जाता है, वेपर बन जाता है. तो उस टाइम जितना एंथैल्पी हम उसको देते हैं उसको वेपराइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. और 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइजेशन एंथैल्पी फॉर इट 40.79 किलोजूल पर मोल.
तो यहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट अब्जॉर्ब होता है उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो द एंथैल्पी चेंज और अ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड at constant temperature and pressure undergoes vaporization is called standard enthalpy of vaporization or a molar enthalpy of vaporization। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे सारे लिक्विड बॉइल होते हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट वैसा भी बोल सकते हैं। नाउ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन रिएक्शन कौन सा है? We all know that now what is sublimation। तो sublimation मतलब solid to सीधा गैस, और सॉलिड से सीधा गैस में तो वाटर नहीं जाएगा। CO2 ड्राई आइस आपने सुना है ना, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 गैस इज नोन एज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस को आप खुला छोड़ दोगे तो वो गैस से सीधा सॉलिड मतलब ड्राई आइस सीधा CO2 गैस में जाएगा, बीच में लिक्विड वाला स्टेज नहीं आएगा। जैसे आपके घर में कपूर होगा तो कपूर भी सॉलिड टू सीधा गैस जाता है, तो वो कपूर मीन्स कैम्फर वो उसका सब्लिमेशन होता है। जैसे नेप्थेलिन बॉल्स जो कपड़े में रखते हैं ना, वो नेप्थेलिन बॉल्स जो भी है उसका भी सब्लिमेशन होता है। फिर NH4Cl उसका भी सब्लिमेशन होता है। I2 सॉलिड का भी सब्लिमेशन पॉसिबल है। तो वो सॉलिड से सीधा जो गैस में जाए वो सब्लिमेशन, और उसके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस हैं। और CO2 तो 195 केल्विन पे उसका सब्लिमेशन होता है। द्रुमिन ओए डोर खुलवा जा। तो CO2 सॉलिड जो है वो 195 केल्विन पे उसका सब्लिमेशन होता है। तो उस टाइम जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है उसे हीट ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा H सब्लिमेशन एंथैल्पी, और वो कितना होता है सब्लिमेशन एंथैल्पी 25.2 किलो जूल पर। तो यहाँ पे सब्लिमेशन नेप्थेलिन ऑल्सो सब्लिम्स, और नेप्थेलिन का सब्लिमेशन एंथैल्पी 73 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सॉलिड फेज टू सीधा गैसियस फेज, और वो ड्यूरेशन में जो हीट एब्जॉर्ब होता है उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फेज ट्रांसफर एंथैल्पी। तो बाकी की एंथैल्पी आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको और एंथैल्पी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब टेक्स्ट बुक में आएगा आपके लिए प्रॉब्लम 6.7। तो आप सेल्फ ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझे अब डाउट भेजो तो मैं सॉल्व करवाऊँ नेक्स्ट लेक्चर में।